हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास रूरल बैंकिंग का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स ही प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में रूरल बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूज़र हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूज़र हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज़ करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज़ करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रूरल सोसाइटी और बैंकिंग का क्या रिलेशन है उसको समझ लेते हैं। तो जनरली देखो, हमारी जो रूरल एरियाज हैं उसमें बहुत सारी बैंक जो है ऑपरेट करती हैं और अपनी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए कमर्शियल बैंक्स होगी, कोऑपरेटिव बैंक्स होगी, रीजनल रूरल बैंक्स होगी। तो इन बैंकर्स के लिए ज़रूरी होता है कि बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने से पहले हमारा जो रूरल सोसाइटी है उसको अच्छे तरीके से समझ ले। हमारे रूरल सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, उसके फीचर्स क्या है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपने यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करें। तो हर बैंकर के लिए ज़रूरी है कि वो रूरल सोसाइटी को अच्छे तरीके से स्टडी करे, उसकी नीड्स क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, और उसके हिसाब से सूटेबल बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करे। तो इसीलिए हमें रूरल सोसाइटी को अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन विलेजेस। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ। तो यहाँ पर देखो, रूरल एरियाज के अंडर मेनली हमारे विलेजेस आ जाते हैं, जो हमारे गांव आ जाते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, अब जो ये विलेजेस होते हैं ना, वो एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के मान के चलो, हमारा ABCD ये 4 विलेजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसमें से कोई भी विलेज जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, हर विलेज किसी ना किसी वजह से दूसरी विलेज के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, सोशल स्टैरिफिकेशन इन विलेजेस। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो विलेजेस है वो सेल्फ कंटेन्ड नहीं है, बल्कि वो दूसरे विलेजेस से किसी ना किसी तरीके से इंटरकनेक्टेड है। चाहे वो हम मार्केट्स के तरीके से बात करें, फेयर्स की बात करें, रिलीजियस एक्टिविटीज की बात करें, और इन सभी मामलों में जो विलेजेस है वो एक दूसरे से हेल्प जो है वो लेते हैं। हमारा जो रूरल स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली हमारी जो फैमिलीज होती हैं, लोगों की जो किनशिप होते हैं, जो कास्ट होते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन होते हैं, पावर और रिलीजन होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। मतलब कि इन सभी का जो कॉम्पोजिशन होता है ना, उसको हम क्या कह देते हैं, हमारा रूरल स्ट्रक्चर जो है वो कह देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट ऑफ डेवलपमेंट। हमारे जो विलेजेस होते हैं उनको हम यूनिट ऑफ डेवलपमेंट कह सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो, जो विलेजेस होते हैं ना, इनके अपने फॉर्मल और स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, इनकी खुद की बाउंड्रीज होती हैं। जैसे आप कोई भी गांव देखो तो उनकी एक एक दायरा होता है कि यहाँ तक हमारा पर्टिकुलर गांव है, उसके बाद दूसरा गांव स्टार्ट हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा, और इस गांव के अंदर हमारे यहाँ पर उन गांव के अपने स्कूल्स होते हैं, अपने कॉलेजेस वगैरह होते हैं। इसीलिए हम इसको यूनिट ऑफ डेवलपमेंट के नाम से जो है वो जानते हैं, क्योंकि इनके फॉर्मल स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन होते हैं, इनकी खुद की आइडेंटिटी होती है, बाउंड्री होती है, और खुद के रिसोर्सेज भी होते हैं। ठीक है, हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, उनकी भी प्रेजेंस जो है वो गांव में देखने को मिलती है। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिसेज भी होते हैं गांव के अंदर। ठीक है, जो कि लोगों से मिलते हैं, उनसे वोट वगैरह मांगते हैं। इसके अलावा विलेजेस के खुद के प्लेसेस ऑफ वर्शिप भी होते हैं, जहां पर वो पूजा वगैरह करते हैं, जैसे कि टेम्पल्स हो गए, चर्चेस हो गए, गुरुद्वाराज हो गए। उसके बाद बात करते हैं कास्ट स्ट्रक्चर। तो विलेजेस के अंदर ना कास्ट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, आज के टाइम में तो ये बहुत ज्यादा कम हो गया है, पर आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर कास्ट स्ट्रक्चर काफी देखने को मिलता है, खास करके बिहार में। ठीक है, तो
विलेजेस के अंदर मल्टीपल जो हमारी यहाँ पर जाति होती है, मल्टीपल यहाँ पर कास्ट के लोग जो है होते हैं और ये सभी लोग ना एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे ब्राह्मण्स होते हैं, ठीक है? उनका मेन काम क्या होता है? पूजा करवाना वगैरह। उसके बाद देखो नाई होते हैं, उनका मेन काम क्या होता है? बाल वगैरह यहाँ पर काटना, ठीक है? तो एक विलेज के अंदर सारे लोग जो है वो कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है डिवाइडेड होते हैं। इनका एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन होता है और सभी लोग जो है, ठीक है? सभी कास्ट के लोग एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं सर्विसेज लेने के लिए, गुड्स लेने के लिए। जैसे कि एग्जांपल के मान के चलो एक किसान है, ठीक है? उसका मेन काम क्या है कि वो खेती करेगा, अनाज उगाएगा। उसके बाद जो नाई है, मान के चलो बी पर्सन नाई है, उसका मेन काम क्या है? बाल काटने का है। तो ये दोनों ही ना एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। जैसे कि ये अनाज उगाएगा तो ये खाने के लिए इससे अनाज लेगा और इसको भी बाल कटवाने तो इसके पास जाके बाल कटवाएगा और इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? जजमानी सिस्टम। तो विलेजेस के अंदर जजमानी सिस्टम पाया जाता है, जिसका मतलब क्या है कि जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है गुड्स लेने के लिए, सर्विसेज लेने को, और वो एक दूसरे में गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज भी करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेडिशनल पंचायत का। तो पंचायत का मतलब आप लोगों को पता ही है, ठीक है? पंचायत बेसिकली क्या होती है? लोकल लेवल पर एक गवर्निंग बॉडी होती है जो कि पूरे विलेज की देखरेख करती है, ठीक है? विलेज की डेवलपमेंट का काम करती है। उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो यहाँ पर जो है लेते हैं। तो जनरली आप देखोगे एक विलेज के अंदर, ठीक है, जो गांव के लोग होते हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव को एज अ सरपंच सेलेक्ट करते हैं और वो जो सरपंच है वो अपने पूरे कार्यकाल के दौरान पूरे विलेज की देखरेख करेगा, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेगा और इसकी डेवलपमेंट करने की कोशिश जो है वो करेगा, ठीक है? तो हमारे देश के अंदर भी बहुत सारी यहाँ पर पंचायत जो है वो पाई जाती है, आपने देखी होंगी, आई होप। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल पंचायत। ये जो पंचायत होती है वो कितने टाइप्स की होती है? तो पंचायत मेनली देखो दो टाइप की होती है, एक होती है जाति पंचायत और एक होती है विलेज पंचायत। अब जाति पंचायत का नाम आपको पता लग गया होगा कि इसका मतलब क्या है, इसका रिलेशन जो है वो जाति के साथ है। तो जाति पंचायत ऐसी होती है जिनको एक पर्टिकुलर जाति के लोग, ठीक है, एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग मिलकर यहाँ पे जो है बनाते हैं और इस पंचायत का जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि इस पर्टिकुलर जाति जिन्होंने उनको बनाया है उसके अंदर कोई भी डिस्प्यूट वगैरह होता है, कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको सुलझाना होता है, ठीक है? तो जाति पंचायत एक ऐसी पंचायत होती है जिसको एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग साथ में मिलकर, ठीक है, बनाते हैं, अपॉइंट करते हैं और ये जो जाति पंचायत है वो इन जात के जितने भी इंटरनल मैटर्स होते हैं उनकी देखरेख जो है वो करती है। नेक्स्ट बात करते हैं विलेज पंचायत की। अब विलेज पंचायत क्या होती है? तो ये थोड़ी ब्रॉडर टर्म है, ठीक है? ये पूरे विलेज को देखरेख करते हैं। जैसे कि जाति पंचायत सिर्फ एक जाति के ऊपर फोकस करती है, उसके जो डिस्प्यूट होते हैं, उनके जो इंटरनल मैटर्स होते हैं उनको सॉल्व करती है। तो विलेज पंचायत पूरे के पूरे गांव के ऊपर निगरानी रखती है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट का काम करती है और गांव के अंदर जितने भी लोग रहते हैं चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको सुलझाने का काम जो है वो करता है। जब भी कोई विलेज में डिस्प्यूट होता है तो वो कहाँ जाते हैं? गांव की पंचायत के पास जाते हैं। अब पंचायत के अंदर कोई भी जाति का हो सकता है, जैसे हो सकता है ना कि एक ए और बी के अंदर डिस्प्यूट है, ये किसी और जाति का, ये किसी और जाति का, दोनों मिलकर जा रहे हैं, तो इसका जो मामला है वो सुलझाता है हमारा विलेज पंचायत। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो यही है कि जाति पंचायत सिर्फ एक जाति के लिए बनाई जाती है, ठीक है, और जो विलेज पंचायत है वो पूरे गांव में जितनी भी जातियां होती हैं उन सभी के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्शनलिज्म, ठीक है? अब फैक्शनलिज्म क्या होता है? तो फैक्शनलिज्म का मतलब होता है गुटबंदी या फिर ग्रुप बनाना। जैसे एग्जांपल के आपको बताऊं, एक क्लास के अंदर आपने कई बार देखा होगा, ठीक है, जितने भी हमारे बॉयज होते हैं, गर्ल्स होते हैं, उनका अपना अपना ग्रुप होता है। यानी कि अगर मान के चलो एक क्लास के अंदर 30 बॉयज है तो मान के चलो पांच पांच लोगों, पांच पांच स्टूडेंट्स का एक ग्रुप यहाँ पे जो है वो बन जाता है। तो ये जो ग्रुप होता है यानी कि एक गुट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? फैक्शनलिज्म। क्या कहते हैं? फैक्शनलिज्म। तो हमारे जो विलेजेस होते हैं ना वहां पर भी कई सारे ऐसे जो है ग्रुप बन जाते हैं। अब ये जो ग्रुप है वो कई बेसिस पे बन सकते हैं, जैसे कि कास्ट के बेसिस पे बन सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो जो अपर कास्ट वाले उनका एक ग्रुप है, लोअर कास्ट वाले उनका एक ग्रुप है, ठीक है? इसके अलावा इकोनॉमी के लेवल पे भी हो सकता है, जो अमीर लोग हैं उनका एक ग्रुप है, जो गरीब लोग हैं उनका एक ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप बन जाते हैं इन्हीं को हम फैक्शनलिज्म जो है वो कहते हैं। अब जनरली ये जो फैक्शनलिज्म है ये क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं, लोगों को डिवाइड करते हैं, ठीक है? अब इन डिवीजन की वजह से क्या होता है कि लोगों के बीच में कंफ्लिक्ट जो है वो बढ़ता है, राइवलरीज काफी इंक्रीज जो है वो होती है। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्शनलिज्म इन विलेज लाइफ। विलेज लाइफ के अंदर फैक्शनलिज्म कैसे यहाँ पर काम करता है? तो नॉर्मली देखो विलेज के अंदर फैक्शनलिज्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, हालांकि ग्रुप बन जाते हैं पर उसको सही नजरिए से जो है वो नहीं देखा जाता। अभी जो फैक्शनल ग्रुप्स होते हैं हमारे,
ठीक है? एक विलेज के अंदर उनके अपने लॉजिक होते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और वो इंडिपेंडेंट होके काम करते हैं। अब यही प्रॉब्लम होती है, ये किसी दूसरे की बात सुनते नहीं है। अपना जो रूल्स है, जो अपना अपने आप को सही लगता है, उसी को फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर काम करते हैं, जिसकी वजह से दूसरों का नुकसान होता है। ठीक है? अब जो हमारे यहाँ पर ग्रुप होती है बेसिकली उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पर्सन होता है। मतलब कि आप जैसे होता है ना कि लीडर, एक ग्रुप है उसका एक लीडर है, तो पूरा का पूरा जो फैक्शनल ग्रुप होता है वो इस लीडर के आस-पास ही घूमता रहता है। तो लीडर का मेन काम क्या होता है? ग्रुप का लोगों को इंसाफ दिलवाना, ठीक है? उनकी बात को दूसरे पार्टी के सामने यहाँ पर रखना, है ना? कोई भी दिक्कत होती है तो उसको यहाँ पर सुलझाना, ठीक है? तो मेनली एक पर्सन के आस-पास सारा ग्रुप घूमता है और जो उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं, ग्रुप मेंबर्स होते हैं, वो उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर कई बार क्या होता है कि शॉर्ट लिव्ड अलायंस भी बनाए जाते हैं, मतलब कि बहुत कम टाइम के लिए जो है कोई ग्रुप भी बनाया जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के मान के चलो, कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ हो गया, जैसे मान के चलो हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है? उसने क्या किया, एक एक्ट पास कर दिया, तो इस एक्ट के विरुद्ध में एक ग्रुप बन गया, एक एक्ट के विरुद्ध में एक ग्रुप बन गया और ये ग्रुप जो है इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो ग्रुप होता है वो शॉर्ट लिव्ड अलायंस होता है, ठीक है? अब जैसे ही ये जो प्रॉब्लम होती है ये सॉल्व हो जाती है, यानी कि अगर मान के चलो गवर्नमेंट ने अपना एक्ट वापस ले लिया, तो ये जो ग्रुप है वो भी डिसॉल्व हो जाती है। पर कई जो फ्रैक्शंस होते हैं वो मेजर होती है, मतलब कि लंबे समय तक चलती है और जो उसके लॉयल मेंबर्स होते हैं वो हमेशा उसको सपोर्ट करते रहते हैं, तो ये डिसॉल्व जल्दी नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डोमिनेंस की। अब डोमिनेंस क्या है? तो ये सारे ना बेसिकली मैं आपको बताऊँ, ये हमारे फीचर्स हैं, रूलर सोसाइटी के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और ये पाए भी जाते हैं। अब डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? तो डोमिनेंस का सिंपल सा मतलब है इन्फ्लुएंस या फिर कंट्रोल, ठीक है? जब भी कोई एक पर्सन का दूसरे पर्सन के ऊपर कंट्रोल होता है या फिर इन्फ्लुएंस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डोमिनेंस। जैसे एग्जांपल के मान के चलो ए पर्सन है और बी पर्सन है, ठीक है? जो ए पर्सन है वो काफ़ी पावरफुल है, ठीक है? पावरफुल है और बी कम पावरफुल है, तो बी ना इसके अंडर हो रह के काम करता है। ये जो भी बात बोल देता है इसको आँख मुँह बंद करके जो है वो मान लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का डोमिनेंस है यहाँ पर बी के ऊपर, तो हमारे जो विलेजेस होते हैं वहाँ पर भी डोमिनेंस देखने को मिलती है, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे इकोनॉमिक लेवल पे। जैसे एग्ज़ाम्पल देखो, सोशल लेवल पे जो अपर कास्ट वाले होते हैं इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, कंट्रोल होता है लोअर कास्ट वालों पे, ठीक है? इसके अलावा जो पॉलिटिकल है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है या फिर इकोनॉमिक लेवल पे भी कह सकते हो कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं तो उनका गरीबों के ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल भी हम लेंगे, इसको समझेंगे एग्ज़ाम्पल की हेल्प से। तो जनरली देखो क्या होता है कि लैंड ओनरशिप के मामले में कुछ लोग के पास बहुत ज़्यादा लैंड होती है। मतलब कि लैंड ओनरशिप के अंदर वो डोमिनेट करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के मान के चलो, जो पंजाब और हरियाणा है, वहाँ पर जो जाट लोग रहते थे ना, उनके लैंड ओनरशिप बहुत ज़्यादा होती थी। तो लैंड ओनरशिप में ये डोमिनेंस करते थे। ठीक है? तो ये हमारी एक एग्ज़ाम्पल है डोमिनेंस की। नेक्स्ट बात करते हैं वेरियस इन्फ्लुएंसेस। वेरियस इन्फ्लुएंसेस क्या है? ये कुछ फैक्टर्स हैं। वेरियस इन्फ्लुएंसेस क्या है? ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर हमें जो कि रूलर सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। मतलब रूलर सोसाइटी कैसे बिहेव करेगी वो इन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है और इन फैक्टर्स ने रूलर सोसाइटी के अंदर काफ़ी सारी चेंजेस जो है लेकर आए हैं। जैसे पहला जो फैक्टर क्या है, इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑफ रूलर सोसाइटी। अब देखो, आपको पता है कि जो रूलर सोसाइटी है वो माइग्रेट कर रही है अर्बन सोसाइटी के अंदर। यानी कि जो रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं वो रूरल एरियाज़ को छोड़कर अर्बन एरियाज़ में जाने लगे, जिसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि हमारी जो फैमिली बॉन्डिंग है, जो कास्ट बॉन्ड्स है वो काफ़ी कम स्टेबल रह चुकी है, काफ़ी कम हो चुकी है। उसके अलावा पॉलिटिकल चेंजेस काफ़ी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि डेमोक्रेटिक पे ज़्यादा यहाँ पर डेमोक्रेटिक पे ज़्यादा फोकस यहाँ पर किया जाने लगा है, जिससे हमारा जो रूरल सोसाइटी है वो काफ़ी यहाँ पर डेवलप हुई है। उसके बाद बात करते हैं डाइवर्सिटी इन विलेज कम्युनिटीज़। जो हमारी विलेज कम्युनिटीज़ है उसमें काफ़ी सारी डाइवर्सिटीज़ पाई जाती है। एक विलेज के अंदर अगर आप देखो तो 20 से ज़्यादा कास्ट के लोग यहाँ पर जो है रहते हैं और उनके जो कल्चर होता है, जो आर्किटेक्चर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है? अगर आप साउथ रीजन का कंपैरिजन नॉर्थ रीजन के साथ करो तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, चाहे वो कस्टम के बेस पर हो, सेरेमनीज़ के बेस पे, ड्रेस के बेस पर हो, फूड के बेस पे हो। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस होती थी पहले, जिनका काफ़ी इन्फ्लुएंस होता था, वो आज के टाइम में काफ़ी कम हो चुका है। जैसे कि आज के टाइम में आप देखोगे तो हेडमैन होते हैं, ट्रेडिशनल पंचायत भी होती है, पर उनका जो रोल होता है, जो इन्फ्लुएंस होता है, वो काफ़ी कम हो गया है। इसके पीछे जो रीज़न्स है वो क्या है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी एक्सपैंड हो चुका है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने काफ़ी कंट्रोल लेकर आया है, ठीक है? गवर्नमेंट ने काफ़ी कंट्रोल लेके आया है ताकि लोगों को प्रॉपर यहाँ पर सर्विसेज़ मिल सके। तो ज़्यादा डिपेंडेंट उनको नहीं रहना पड़ता हमारे जो हेडमैन है या फिर ट्रेडिशनल पंचायत के ऊपर, क्योंकि हाई लेवल जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, जो कि लोगों की बात सुनते हैं और उनका सॉल्यूशन देते हैं। इसके अलावा
जो एजुकेशन है उसकी भी काफी डेवलपमेंट हुई है, तो वो भी एक रीजन है। नेक्स्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑफ रूरल इकोनॉमी ऑन कास्ट डोमिनेंस। तो कास्ट डोमिनेंस पे भी काफी इम्पैक्ट पड़ा है। तो कास्ट सिस्टम कई हद तक काफी कमजोर हो चुका है, कास्ट पे ज्यादा फोकस अब नहीं किया जाता है, ठीक है। जो हमारी अपर कास्ट वाले ज्यादा लैंड ओन करते थे उनको सब हटाकर अब जो लोअर कास्ट वाले किसान हैं उन्होंने जमीन के ऊपर ऑनरशिप यहाँ पर ले ली है, ठीक है। साथ के साथ पहले क्या होता था कि जो रिच हमारे जो किसान होते थे उनके पास लैंड ज्यादा होते थे, जिससे क्या होता था कि जो हमारे लेबर्स होते थे जो एग्रीकल्चर के अंदर होते थे, ठीक है, उनके साथ काफी यहाँ पर नाइंसाफी होती थी, उनके साथ जो अन्याय के प्रॉब्लम्स हैं वो काफी देखने को मिलती थी। नेक्स्ट बात करते हैं कास्ट स्ट्रक्चर इन रूरल इंडिया। हमारा जो कास्ट स्ट्रक्चर है वो कैसा है रूरल इंडिया के अंदर। तो वैसे तो बहुत सारे कास्ट है, अगर आप कंपैरिजन करो, ठीक है, तो हर लेवल पे आपको कई कास्ट के लोग मिल जाएंगे, पर अगर हम ब्रॉडली उनको कैटेगराइज करें तो तीन तरह की कास्ट हो सकती है। एक हो सकता है ब्राह्मण्स, एक हो सकता है नॉन ब्राह्मण्स, और उसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब। तो तीन तरह के यहाँ पर कास्ट हो सकते हैं, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली जो 7% पॉपुलेशन है वो हमारे ब्राह्मण्स की है, 100 में से 7 लोग ब्राह्मण्स होते हैं। 18% हमारे यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स को बिलोंग करती है, और जो 50% है वो हमारी मिडिल कास्ट यानी कि जो नॉन ब्राह्मण्स है उसके अंदर जो है आ जाती है। इसके अलावा जो 25% है वो हमारे लैंडलेस जो लेबर्स हैं, लो पेड अर्बन वर्कर्स हैं, वो आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लोकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब ये लोकल इंस्टीट्यूशन क्या है, तो लोकल इंस्टीट्यूशन का सिंपल सा मतलब है ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि लोकल लेवल पर काम करती है। लोकल का मतलब आप इसको कह सकते हो विलेज लेवल, ठीक है, इसके अलावा ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल, ठीक है, इसके अलावा आप डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन तीन लेवल पे जो है वो काम करती है इनके डेवलपमेंट के लिए, रूरल एरियाज की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर मेनली जो हमारी इंस्टीट्यूशन आती है वो क्या आती है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो है वो मेनली 3 लेवल्स पे काम करती है। पहला क्या है, लोकल लेवल पे, यानी कि आप इसको विलेज लेवल पे कह सकते हो। दूसरा क्या है, ब्लॉक लेवल पे, ठीक है, जो कि हमारे तहसील लेवल पे काम करती है। और तीसरा हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल की, जो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट को, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे काम होते हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए जो है यहाँ पर काम करती है। तो जो पंचायती राज है वो 3 टायर स्ट्रक्चर है, 3 लेवल पे काम करेगी, डिस्ट्रिक्ट, जोन्स और विलेजेस। और इनका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, रूरल एरियाज की डेवलपमेंट करनी। जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं वहां पर पंचायती राज को इंप्लीमेंट कर दिया गया है। हालांकि कुछ इसकी एक्सेप्शन भी है, जैसे कि नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, या फिर इनके अलावा हमारे जो यूनियन टेरिटरीज है, दिल्ली है ना, वहां पर अभी तक पंचायती राज जो है इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। पर बाकी की जो यूनियन टेरिटरीज हैं और जो स्टेट्स हैं वहां पर पंचायती राज इंप्लीमेंट हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है वो कैसे डेवलप हुआ। तो देखो पंचायती जो राज है वो आज की पैदाइश नहीं है, वो पुराने समय से जो है चली आ रही है। हालांकि उसको ज्यादा इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली थी, पर पंचायती राज पहले भी स्टैब्लिश होता था। पहले के जमाने में क्या होता था कि जो हमारे पंचायत होते थे, ठीक है, पंचायत के जो मेंबर्स होते थे उनको एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स के द्वारा जो है इलेक्ट किया जाता था। यानी कि जो नॉर्मल पब्लिक है वो पंचायत हमारे सरपंच वगैरह है, जो पंच है, उनको सिलेक्ट नहीं करते थे। जो जुडिशियल पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर्स है, वो उनको सिलेक्ट करती थी। उसके बाद जब फॉरेन डोमिनेशन हुआ, जैसे कि मुगल आए, ब्रिटिश आए, तो उन्होंने जो हमारी पंचायत की इंपॉर्टेंस थी उसको काफी ज्यादा कम कर दी। मतलब इनके आने से पहले काफी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस थी, पर जैसे ही ये आए तो इनकी इंपॉर्टेंस काफी कम हो गई। और जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तो इसने फिर से रेस पकड़ी और पंचायती राज को काफी इंपॉर्टेंस जो है वो मिलने लगी। नेक्स्ट बात करते हैं कमिटीज ऑन पंचायत राज, ठीक है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसे पता था कि अगर हमें अपने देश की डेवलपमेंट करनी है तो हमें पंचायती राज को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि लोकल लेवल पे भी जुरिडिक्शन करनी यहाँ पर जरूरी है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने कई सारी यहाँ पर कमेटीज बनाई, जो कि यहाँ पर रिसर्च करती थी पंचायत राज पे, और रिकमेंडेशन देती थी कि पंचायत राज को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, कैसे डेवलप किया जाए, ताकि बेटर रिजल्ट यहाँ पर मिल जाए। तो एक एक करके इन कमेटीज के बारे में बात करते हैं। तो पहली कमेटी हमारे यहाँ पर देखो क्या है, बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि 1957 में बनी थी। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि हमें पंचायती राज सिस्टम जो है वो 3 टायर बनाना है। यानी कि जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है वो 3 लेवल्स पे यहाँ पर जो है वो काम करेगी, और इन 3 लेवल्स के लिए हम 3 बॉडीज को जो है यहाँ पर बनाएंगे। अब ये 3 लेवल्स कौन कौन से थे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पे काम करेगी। उसके बाद पंचायत समिति जो कि हमारी जो ब्लॉक लेवल है उसके ऊपर काम करेगी। और जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे
काम करेगी। इसने ये भी सजेस्ट किया था कि जो ग्राम पंचायत है, उनके जो मेंबर्स होंगे, उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। डायरेक्टली इलेक्शन का मतलब है कि हमारी जो पब्लिक है, वो यहाँ पर ग्राम पंचायत के मेंबर्स को वोटिंग करके सिलेक्ट करेगी। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर पंचायत समिति है और जिला परिषद है, उनके जो मेंबर्स होंगे, उनको इनडायरेक्टली सिलेक्ट किया जाएगा। इनडायरेक्टली सिलेक्ट करने का मतलब है कि जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स होंगे, वो वोटिंग वगैरह करके इनके मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे। जनरल पब्लिक नहीं इसमें कोई भी रोल प्ले करेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो पंचायती राज सिस्टम है, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा, वो यही होगा कि रूरल डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करेगी, ठीक है, और पॉलिसीज बनाएगी और उसको इंप्लीमेंट करेगी ताकि रूरल एरियाज की डेवलपमेंट की जा सके। इसके अलावा जो पंचायत समिति है, ठीक है, जो हमारी पंचायत समिति है, उसको एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाने की बात की गई थी, ठीक है। तो इसमें देखो मेनली जो जो दो इंपॉर्टेंट बॉडीज है, एक पंचायत समिति और जिला परिषद। अब इनका क्या रोल है, इसके रिगार्डिंग इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। तो पंचायत समिति का रोल क्या है कि वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब है कि जो भी प्लान्स होंगे, जो भी पॉलिसीज होगी, उनको इंप्लीमेंट करने का काम, ठीक है, वो कौन करेगी, हमारी यहाँ पर पंचायत समिति। उसके बाद जो जिला परिषद है, वो एक एडवाइजरी और सुपरवाइजरी बॉडी हुई है। अब इसका क्या मतलब होगा कि ये ना एडवाइस देगी। एडवाइस देने का मतलब है कि प्लानिंग वगैरह ये करेगी, ठीक है। जो प्लान्स होंगे, जो पॉलिसीज वगैरह होंगी, स्ट्रेटजीज होंगी, वो जिला परिषद बनाएगी, ठीक है। और इसको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करेगी, हमारी पंचायत समिति, जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और इसने काम सही से किया कि नहीं किया, वो हमारा जिला परिषद करेगी एज अ सुपरवाइजरी बॉडी। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो जिला परिषद ना, उसका चेयरमैन कौन होना चाहिए, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा है, वो उसको जिला परिषद का चेयरमैन यहाँ पर बना देना है। उसके अलावा ये भी बोला गया था कि जो हमारे यहाँ पर पंचायती राज है, उनको प्रॉपर रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करने हैं ताकि वो अपनी जो ड्यूटीज हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको अच्छी तरीके से फुलफिल कर सके, यानी कि उनको पैसा भी देना है। नेक्स्ट जो कमेटी है वो क्या है, अशोक मेहता कमेटी, जो कि 1977 में बनी थी। अब इस कमेटी की जो पहली रिकमेंडेशन थी वो यही थी कि जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है ना, वो 2 टायर होना चाहिए। पहली वाली कमेटी ने बोला 3 टायर, 3 लेवल्स पे काम करेगी, तो इसने कहा कि नहीं भाई, 2 टायर ही होने चाहिए। कौन सा, एक हमारी जिला परिषद होगी जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगी, और एक हमारी मंडल पंचायत होगी जो कि ब्लॉक लेवल पे एक तरीके से आप काम करोगी, मतलब कि एक ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए साथ में काम करेगी। तो 3 लेवल की हमें नहीं चाहिए। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होगी ना, वो स्टेट लेवल के बाद फर्स्ट लेवल सुपरविजन करेगी, यानी कि स्टेट के बाद इसका काम होगा हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट पे निगरानी रखने का। इसके अलावा जो जिला परिषद होगा, वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के तरीके से काम करेगा। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितनी भी प्लानिंग वगैरह है, उसको करने से लेकर उसको इंप्लीमेंट करने का काम जो है, वो हमारा जिला परिषद जो है वो करेगा। साथ के साथ ये भी बोला गया था कि जिला परिषद को पावर मिलनी चाहिए कि वो टैक्स लगा सके, ताकि अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो फंड्स हैं, वो खुद से जो है अरेंज कर सके। तो इनको टैक्स लगाने के लिए भी पावर यहाँ पर देनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कमेटी देखो क्या है, GVK राव कमेटी, जो कि 1985 में बना था। अब इसने क्या बताया था यहाँ पर सिंपली कि जिला परिषद काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहते हैं, यानी कि लोकल लेवल पर भी गवर्निंग बॉडीज बनाना चाहते हैं ना, तो उसमें जो है जिला परिषद का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो इसने सिंपली कहा था कि जिला परिषद काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस को जो है स्पेसिफाई किया था और कहा था कि इसको एक प्रिंसिपल बॉडी बनाओ, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जितने भी रूरल एरियाज की डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स होंगे, उनको मेंटेन करने, उनको इंप्लीमेंट करने का काम, मैनेज करने का काम जो है वो करेगा। तो इसको असाइन किया गया था कि वो रूल जो डिस्ट्रिक्ट है, उसकी रूरल एरियाज की डेवलपमेंट करने के लिए प्लानिंग भी यही करेगा, उसको इंप्लीमेंट भी करेगा और मॉनिटर भी वही करेगा कि सारे जो प्लान है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। और साथ ही साथ बोला था कि एक डिस्ट्रिक्ट जो एक पोस्ट हमें क्रिएट करने हैं, जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, जो कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा जिला परिषद का। यानी कि एक नई पोस्ट क्रिएट करो जिसका नाम होगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, और इस पर्सन को, जो जिला परिषद है, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो बना दो। इसके साथ साथ बोला गया था कि जो इलेक्शंस है उनको रेगुलर करवाना है, ताकि जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, वो बार बार अच्छे तरीके से फेयर तरीके से सिलेक्ट किए जा सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी। तो इन्होंने ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं दी, सिर्फ जिला परिषद की इंपॉर्टेंस को यहाँ पर स्पेसिफाई किया और उससे रिलेटेड कुछ बातें बताई। नेक्स्ट बात करते हैं LM सिंघवी कमेटी। ये काफी इंपॉर्टेंट कमेटी है, जो कि 1986 में यहाँ पर बनी थी। तो इनका जो फोकस था वो ये था कि हमारा जो पंचायती राज है ना, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन का मतलब है कि ये जो पंचायती राज का कॉन्सेप्ट है, वो हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड करना चाहिए और पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, गाइडलाइंस है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड करना चाहिए ताकि इसको कंपल्सरी किया जा सके। क्लियर है आपको? तो इसका कमेटी का जो मेन रिकमेंडेशन यही था कि इसको कंपल्सरी कर दो, इसको मैंडेटरी कर दो संविधान में डाल के, ताकि सभी स्टेट इसको इंप्लीमेंट करे और बाद में जाके इस रिकमेंडेशन को माना भी गया था। साथ के साथ जो ग्राम पंचायत है, ठीक है, इनके ऊपर काफी यहाँ पर फोकस करने को कहा गया था, बोला गया था कि इसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा दिए जाए ताकि ये विलेज लेवल पे जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज है उनको अच्छी तरीके से जो है वो कर सके। इसके अलावा एक जुडिशियल टर्मिनल भी बनाना चाहिए ताकि जो हमारे पंचायती राज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, जैसे कि इलेक्शन हो गए, फंक्शनिंग हो गई हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, उसके रिलेटेड कोई भी मैटर है तो उसको जल्दी से जल्दी सुलझाया जा सके। तो इसने एक जुडिशियल ट्रिब्यूनल को भी बनाने की कोशिश, रिकमेंडेशन दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी पिछली कमेटी थी इसने बोला था कि जो पंचायती राज है उसको संविधान के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले पंचायती राज इंक्लूड नहीं था। तो इस चीज को, इस रिकमेंडेशन को मानते हुए कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने 1992 में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक अमेंडमेंट की जिसका नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। और इस अमेंडमेंट के साथ उन्होंने जो है पंचायती राज सिस्टम को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इंक्लूड कर लिया और हमारे पंचायती राज को और मजबूत जो है वो बना दिया और मैंडेटरी कर दिया कि अब इस सिस्टम को हर स्टेट के लिए इंप्लीमेंट करना जरूरी होगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि इसके अंदर इंक्लूड की गई थी। सबसे पहली चीज, एडिशन ऑफ पार्ट 9 एंड 11th शेड्यूल। तो इस अमेंडमेंट के साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक नया, ठीक है, पार्ट 9 जो है इंक्लूड किया गया था, जिसके अंदर, जिसका नाम क्या रखा था, पंचायत। और इसके अंदर पंचायत से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनको स्पेसिफाई किया गया था। तो इस पार्ट के एडिशन से ही पंचायती राज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड हुआ था। उसके बाद एक 11 शेड्यूल भी इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया गया था जिसके अंदर 29 फंक्शनल आइटम्स, यानी कि पंचायती राज के क्या फंक्शंस होंगे उनको जो है इंक्लूड किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो है शेपिंग आर्टिकल 40। तो जो आर्टिकल 40 है वो मेनली हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी के, ठीक है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी बनाते वक्त इन प्रिंसिपल को ध्यान में रखना है, तो उसके अंदर जो है आता है। तो इन्होंने जो हमारी आर्टिकल 40 उसको एक शेप दी और हमारे जो स्टेट्स है उनको कहा कि आपको जो है विलेज लेवल पे जो पंचायत है उनको ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। यानी कि इस आर्टिकल के जरिए हमारा जो संविधान है उसने मैंडेटरी कर लिया स्टेट्स के लिए कि उन्हें अपने स्टेट्स के अंदर पंचायती राज सिस्टम को इंप्लीमेंट करना ही होगा। साथ ही साथ उनको जो नेसेसरी पावर्स है, जो अथॉरिटी है, वो भी प्रोवाइड करनी जरूरी होगी। उसके बाद क्या है, जस्टिसाइएबल और मैंडेटरी नेचर। तो मैंने आपको बता दिया है कि हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है वो मैंडेटरी कर दिया गया था इस अमेंडमेंट की हेल्प से। ठीक है, तो जो हमारा पार्ट 9 है उसके ऐड होते ही पंचायती राज कंपल्सरी कर दिया गया है कि स्टेट्स को वो इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंपल्सरी एंड वॉलंटरी प्रोविजन। तो यहाँ पर हमारे जो पंचायती राज है, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस है उनको हमने दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया, एक कंपल्सरी प्रोविजन और एक हमारा वॉलंटरी प्रोविजन। तो जो कंपल्सरी प्रोविजन है ये हमारे जो स्टेट लॉज हैं, ठीक है, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट उनके जो लॉज हैं उनके अंडर इंक्लूड किया गया था और इनको मानना जरूरी होता था। नेक्स्ट क्या है, जो वॉलंटरी प्रोविजंस है ये वॉलंटरी थे, यानी कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से देखेगी कि इसको मानना है, इसको इंप्लीमेंट करना है या फिर नहीं करना है। अगर आप इसके फीचर्स की बात करें, इस एक्ट के, एक इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है, ग्राम सभा। तो ये जो फीचर्स हम बात करें वो किसके बात करें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का। ठीक है, तो अब इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा क्या है, एक प्राइमरी बॉडी है, प्राइमरी बॉडी है पंचायती राज सिस्टम के अंदर, जो कि लोकल लेवल पे काम करती है, बहुत ही लोअर लेवल पे काम करती है। ऐसा कह सकते हो कि विलेज लेवल पे यहाँ पे जो है वो काम करती है। तो विलेज को गवर्न करने का, विलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने का, पॉलिसीज बनाने का जो काम है वो ग्राम सभा का होता है। अब ग्राम सभा के अंदर, एक विलेज के अंदर जितने भी हमारे रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, ठीक है, जो कि जिनके पास वोटर आईडी कार्ड्स हैं, वो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। और जब भी ग्राम सभा कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है तो इनके हेल्प से, ठीक है, इनको बुलाता है, इनके साथ डिस्कशन की जाती है और इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो लिया जाता है। तो ग्राम सभा एक पंचायती राज सिस्टम का इंपॉर्टेंट, पंचायती राज सिस्टम के अंदर एक इंपॉर्टेंट बॉडी आती है जिसके जो मेंबर्स होते हैं वो हमारे सभी के सभी जो रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, चाहे मेल फीमेल हो, है ना, अडल्ट हो, वो आते हैं और वो
जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं ग्राम सभा में, उसमें अपनी पार्टिसिपेशन देते हैं, अपनी अपनी जो फीडबैक वगैरह है, जो सजेशंस है, वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अब जो हमारे ग्राम सभा है, उनको फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो पावर है, वो मिलती है स्टेट लेजिस्लेचर से। जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है, वो यहाँ पर पावर देती है ग्राम सभा को अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, 3 टायर सिस्टम। तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है, वो 3 टायर सिस्टम है। क्यों है? क्योंकि हमारी जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है, 1957 में, उसको मान के 3 टायर पे जो है पंचायती राज सिस्टम को इंप्लीमेंट कर दिया गया। अभी 3 टायर क्या है? विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। उसके बाद नेक्स्ट फीचर क्या है, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन, यानी कि इनकी इलेक्शन कैसे की जाती है। मतलब जो हमारे पंचायती राज सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशंस आती है ना, 3 लेवल्स पे काम करिए, उसके मेंबर्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो जितने भी हमारे नॉर्मल मेंबर्स होंगे, इन तीनों की तीनों लेवल्स पे जो बॉडीज हैं, चाहे जिला परिषद है, पंचायत समिति है या फिर ग्राम पंचायत है, उनके जो मेंबर्स होंगे नॉर्मल पर्सन, उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। यानी कि जो हमारी नॉर्मल पब्लिक है, वो वोटिंग करके उनको सिलेक्ट करेगी। और इनके जो चेयरपर्सन है, ठीक है, जो हमारे इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बॉडीज है, उनके जो चेयरपर्सन है, उनको इनडायरेक्टली जो है सिलेक्ट किया जाएगा हमारे इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा। यानी कि जितने भी हमारे हमारे पंचायती राज सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशन है, उनके जो मेंबर्स हैं नॉर्मल मेंबर, उनको डायरेक्टली सिलेक्ट किया जाएगा। और हमारे जो इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बॉडीज काम कर रही हैं, ठीक है, यानी कि जिला परिषद और पंचायत समिति, उनके जो चेयरपर्सन होंगे, उनको इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा सिलेक्ट यहाँ पर किया जाएगा। यानी कि पब्लिक का उसमें रोल नहीं होगा। और जो विलेज लेवल है, इनके जो चेयरपर्सन होंगे, उनको हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपॉइंट जो है वो करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ सिस्टम की, कि सीट्स में कितनी रिजर्वेशन मिली है। तो अगर हम एससी और एसटी कास्ट की बात करें, तो तीनों लेवल्स पे, ठीक है, हमारी ग्राम पंचायत, हमारी पंचायत समिति और जिला परिषद, उनके तीनों लेवल्स पे रिजर्वेशन दी गई है। ठीक है, अब ये जो रिजर्वेशन है, वो पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से, कितनी पॉपुलेशन है, एससी की ज्यादा तो उसको ज्यादा रिजर्वेशन, एसटी की ज्यादा तो उसको ज्यादा रिजर्वेशन। उसके बाद अगर हम वुमेन्स की बात करें, तो 1/3, ठीक है, 1/3 जो रिजर्वेशन है वो वुमेन्स की है। यानी कि अगर मान के चलो 3 मेंबर्स है, तो उसमें कम से कम एक जो है हमारी वुमेन होनी चाहिए। ऐसे ही जो हमारे बड़े 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 बड़ी पोस्टें हैं, जैसे कि चेयरपर्सन हो गए, तो वहां पर भी 1/3 रिजर्वेशन मिले। अगर 3 चेयरपर्सन है, तो वहां पर एक हमारी वुमेन होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, तो ड्यूरेशन क्या है, तो नॉर्मल जो ड्यूरेशन वो कितनी है, 5 साल। यानी कि हमारी जो पंचायत है ना, ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, कोई भी हो, है ना, तीनों की तीनों, उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 5 ईयर्स। 5 साल तक वो काम कर सके। हालांकि अगर जरूरत पड़े तो उसको समय से पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम इलेक्शंस की बात करें, तो अगर नॉर्मल चलता है, यानी कि 5 साल तक कोई पंचायत काम करती है, तो उसका इलेक्शन 5 साल पूरे होने से पहले पहले जो है वो करवाना जरूरी होता है। और अगर किसी पंचायत को पहले ही डिसॉल्व कर दिया है, तो डिसोल्यूशन के बाद 6 महीनों के अंदर अंदर उसका इलेक्शन करवाना जरूरी होता है। नेक्स्ट, अगर डिसक्वालिफिकेशन की बात करें, कि कौन ऐसे पर्सन होते हैं जो कि हमारी जो पंचायती राज सिस्टम इंस्टीट्यूशन है, उनका मेंबर नहीं बन सकता है। तो पहला, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि हमारे किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई है। जैसे कि बहुत सारे लॉज हैं स्टेट लेवल्स पे, सेंट्रल लेवल्स पे, अगर उसमें से किसी लॉ ने कह दिया कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाई, ये पंचायती राज सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकता, तो ये हमारा मेंबर जो है वो नहीं बन सकता। उसके बाद क्या है, स्टेटमेंट लॉज। अगर हमारे स्टेट गवर्नमेंट का कोई लॉज है, ठीक है, और उसने इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो ये भी जो है वो पंचायती राज सिस्टम का मेंबर नहीं बन सकता। इसके अलावा अगर यहाँ पर कोई एज डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें, तो मिनिमम 21 ईयर्स है। अगर कोई पर्सन 21 ईयर्स का है, तो वो मेंबर बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है वो क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्या है स्टेट इलेक्शन कमीशन? अब स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है, ये वो बॉडी है जो कि इलेक्शंस करवाती है। मेंबर्स को चूज करने के लिए इलेक्शन करवाने का काम, ठीक है, इलेक्टोरल रोल्स को मैनेज करने का काम, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो करती है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम करती है, और इलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी मैटर्स होते हैं उनको मैनेज करती है, उनको कंडक्ट करवाती है। नेक्स्ट है पावर एंड फंक्शंस की बात करें, तो जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है ना, वो पंचायत को पावर और अथॉरिटी प्रोवाइड करता है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंस कमीशन। और एक फाइनेंस कमीशन भी अपॉइंट किया गया था। अब इसका जो मेन पर्पस है वो यही है कि हमारी जो पंचायत है ना, उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उनको रिव्यू करना। तो हर 5 साल के अंदर जो हमारी फाइनेंस कमीशन है, वो पंचायत, जितने भी पंचायत इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उसको आइडेंटिफाई करती है, उसको एग्जामिन करती है, और फाइनेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन भी देती है।
यानी कि अगर पर्टिकुलर पंचायत इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अगर खराब है तो ये रिकमेंडेशन देगी कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब है तो इसको थोड़े और फंड्स यहाँ पर एलोकेट किए जाए। तो मेन पर्पस क्या है कि फाइनेंशियल पोजीशन को जांचना, उसको देखना कि फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या फिर बुरी नहीं है, अ, अच्छी है या फिर बुरी है, फिर उसको ठीक करने के लिए रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड करनी। नेक्स्ट क्या है, ऑडिट ऑफ अकाउंट। तो हमारा जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो जो हमारे अकाउंट्स हैं पंचायत के, ठीक है, जो उन्होंने मेंटेन किए हैं खर्चे वगैरह के, उनको ऑडिट करवाने का काम भी स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है ताकि किसी भी फ्रॉड को, किसी भी गलती को आइडेंटिफाई किया जा सके। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो अगर चाहे, ठीक है, वो डायरेक्शन देकर ये जो हमारा एक्ट है उसको जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है उस पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो एक्ट है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट होता है, तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो यूनियन टेरिटरीज के ऊपर भी इस एक्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एग्जेम्प्टेड स्टेट्स और एरियाज भी हैं जहां पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता, जैसे कि नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, वहां पर ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। अब ये जो हमारा पहला एक्ट है जिसके बारे में अभी हमने डिटेल में पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। अब ये जो एक्ट था ना वो हमारे कुछ शेड्यूल्ड एरिया जो कि हमारे फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन थे उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता था। ठीक है, तो इस चीज को दूर करने के लिए यहाँ पर पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 को जो है वो इंप्लीमेंट किया गया था ताकि ये जो शेड्यूल्ड एरियाज है इन पे भी पंचायती राज सिस्टम जो है वो आ सके। तो मेन पर्पस क्या था इस एक्ट का कि जो शेड्यूल्ड एरियाज पहले वाले एक्ट में कवर नहीं हुए थे उनको पंचायती राज सिस्टम के अंडर जो है लेकर आया जा सके ताकि वहां के जो लोग हैं, जो आदिवासी में जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, उनको भी इनका बेनिफिट जो है वो मिल सके। अब इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लें। तो पहला जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो था एक्सटेंडिंग पंचायत प्रोविजन। जो पंचायत के प्रोविजन है उन्हें हमें एक्सटेंड करना है शेड्यूल्ड एरियाज तक भी। इसके अलावा एम्पावरिंग ट्राइबल कम्युनिटीज। जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, क्योंकि ये जो शेड्यूल्ड एरिया ना इसमें बेसिकली जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वही यहाँ पर आती है, तो उनको पावर देनी है कि वो भी हमारे जो उनका लोकल एरियाज है उनको मैनेज करने में, गवर्न करने में अपनी पार्टिसिपेशन दे सके। तो ये भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं पंचायती राज के अंदर, उनके मेंबर्स बन के एक अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं, अपने कम्युनिटी के लिए काम जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को इंक्रीज करना था ताकि जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो भी किसी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो काम है ना, जो डिसीजन उन्हीं के साथ रिलेटेड है, तो उनकी पार्टिसिपेशन भी करवानी जरूरी होती है। इसके अलावा जो ट्रेडिशंस है, ठीक है, जो हमारे ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनकी कुछ कस्टम्स हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं, उनको प्रिजर्व करके रखना भी यहाँ पर जरूरी है ताकि वो बनी रहे। नेक्स्ट क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन भी करनी है ताकि लोअर लेवल्स पे भी गवर्निंग बॉडीज को बनाया जा सके, वो अपना काम लो लेवल पे उनके पास पावर्स हो और वो लोकल एरियाज की जो नीड्स हैं उनको देखकर अपना काम जो है वो कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राम पंचायत की। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत क्या है, तो ग्राम पंचायत हमारी सबसे लोअर लेवल की बॉडी है। अगर आप पंचायती राज सिस्टम की बात करें तो ये लोअर लेवल पे आती है और ये बेसिक लेवल पे काम करती है। बेसिक लेवल का मतलब विलेज लेवल, जो छोटे मोटे गाँव है, ठीक है, उनको मैनेज करने का काम जो है ये करती है, उनकी डेवलपमेंट करने का काम ये करती है, उनके रिगार्डिंग जो स्ट्रैटेजीज है, पॉलिसीज है, उनको बनाने का काम भी यही करती है। अब इसके मेंबर्स की बात करें तो ग्राम पंचायत में जनरली देखो एक सरपंच होता है और बाकी कुछ पंच होते हैं। ठीक है, तो इनको जो सिलेक्ट करने का काम होता है वो हमारी जनरल पब्लिक कर लेती है, जो गांव के लोग हैं वही वोटिंग करके पंच और सरपंच को सिलेक्ट करते हैं। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें कि ग्राम पंचायत के क्या फंक्शन होते हैं, तो लोकल लेवल के ऊपर पहले जो गवर्नेंस है, ठीक है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस मेकिंग है, ठीक है, जो लोकल अफेयर्स है उनको मैनेज करने का काम ग्राम पंचायत जो है वो करता है। मतलब इसका पर्पस क्या है कि लोकल लेवल पे जितने भी फंक्शंस हैं वो रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म किए जाए ताकि शांति बनी रहे। नेक्स्ट या प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो हमारा जो लोकल डेवलपमेंट करना, ठीक है, मतलब लोकल लेवल पे जो प्लानिंग करनी है, जो पॉलिसीज बनाना, उनको इंप्लीमेंट करने का जो काम है वो हमारा ग्राम पंचायत करता है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोकल लेवल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि रोड्स हो गए, सैनिटेशन हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, उनको डेवलप करने का भी काम होता है। उसके बाद सोशल वेलफेयर, ठीक है, तो सोशल वेलफेयर के अंडर मेनली जो एजुकेशन है, जो हेल्थ केयर है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स है, उनको प्रमोट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद विलेज के अंदर जो लैंड है, जो रिसोर्स मैनेजमेंट है, उनको भी प्रॉपर्ली यहाँ पर मैनेज करना है। नेक्स्ट जो बॉडी है वो क्या है, पंचायत समिति। अब ये जो पंचायत समिति है वो जो है हमारी इंटरमीडिएट लेवल की बॉडी है पंचायती राज सिस्टम के अंदर, जो कि ब्लॉक लेवल पे काम करती है। ब्लॉक का मतलब क्या है, यहाँ पर तहसील,
जैसे देख, एक सबसे बड़ी क्या है, हमारा स्टेट है, ठीक है, उसके बाद क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद तहसील है, उसके बाद हमारा विलेज आता है, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बॉडी है, वो हमारी तहसील ब्लॉक लेवल पे जो है वो काम करती है, और तहसील के अंदर 2-3 गाँव तो आते ही हैं, ठीक है। अब इसके जो मेंबर्स है वो कौन-कौन बन सकते हैं? सबसे पहले देखो, जो सरपंच है, जो हमने पहली बॉडी ग्राम पंचायत देखी थी, उसके जो सरपंच है वो इसका मेंबर होगा। इसके अलावा जो लोकल एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, एमएलएसी हैं, चाहे उनके पास वोट करने का राइट है या फिर नहीं है, वो इसके मेंबर बन सकते हैं। इसके अलावा एक पर्सन जो कि वुमेन, शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करेगा। एक और पर्सन यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा जो कि म्युनिसिपैलिटीज़ और कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो ब्लॉक लेवल प्लानिंग, यानी कि ब्लॉक लेवल पे, ठीक है, प्लान्स बनाने ताकि रूरल एरियाज को डेवलप किया जा सके। रिसोर्स एलोकेशन के अंदर उनके जुरिडिक्शन के अंदर, ब्लॉक के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायत आते हैं उनको रिसोर्सेज देने हैं ताकि वो उन रिसोर्सेज का यूज करके अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। इसके अलावा सुपरविजन, तो जो ग्राम पंचायत है उनके ऊपर निगरानी रखने का काम भी इसी का होता है कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो सोसाइटी का डेवलपमेंट करनी है और इकोनॉमी की भी हमारी यहाँ पर डेवलपमेंट करनी है। नेक्स्ट हमारी जो बॉडी है वो क्या है, जिला परिषद। तो जिला परिषद हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, तो ओवरऑल हमारे डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट करने का काम जो है वो जिला परिषद करती है। अब इसके जो मेंबर्स हैं वो कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले देखो, जो प्रेसिडेंट है पंचायत समिति की, वो इसका मेंबर होगा। इसके अलावा पर्सन रिप्रेजेंटेटिव वुमेन, शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब, ठीक है, या फिर पर्सन रिप्रेजेंटेटिंग म्यूनिसिपैलिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो मेंबर सेम ही है, ठीक है, मेंबर सेम ही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो एमपीज हैं, एक पॉइंट रह गया, जो एमपी एमएलएज हैं वो भी इसके मेंबर यहाँ पर बन सकते हैं। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ग्राम पंचायत की जगह पे हमारा जो पंचायत समिति है उसका प्रेसिडेंट इसका मेंबर होता है। नेक्स्ट अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्लानिंग करनी है, यानी कि पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने का काम करता है, जैसे कि उसकी प्लानिंग करेंगे, रिसोर्स एलोकेशन करेंगे, ठीक है, जो प्रोग्राम है डेवलपमेंट के उनको एग्जीक्यूट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाएगी, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डेवलप करने की बात की जाएगी। उसके बाद कोऑर्डिनेशन बिठाना है, जो हमारा जिला परिषद है वो पंचायत समिति और हमारे जो ग्राम पंचायत है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम जो है वो करता है। साथ ही साथ ये कनेक्टिंग लिंक के तरीके से भी काम करता है। ये स्टेट गवर्नमेंट और जो हमारी लोअर लेवल पे बॉडीज होती है उनके बीच एक लिंक के तरीके से काम करता है, और उनके बीच में डीलिंग जो है वो करवाता है, कम्युनिकेशन करवाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंस पर पंचायत राज बॉडीज। तो जो हमारी पंचायत राज बॉडीज होती है उनके पास फाइनेंस क्या होता है? तो दो फंडिंग के सोर्सेज है। पहला ये कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो पंचायती राज को फंडिंग जो है वो प्रोवाइड करती है, ये हो गया मेन सोर्स, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगी। दूसरा होता है कि ये टैक्स लगा सकती है, यानी कि इनकी ज्यूरिडिक्शन के अंदर जो कुछ कमोडिटी है, लोकल जो टैक्स है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकती है और उससे फंड रेजिंग कर सकती है और अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये हर साल 5 सालों के बाद, ठीक है, सॉरी, हर साल नहीं, 5 सालों के बाद हमारे जो पंचायत कमीशन है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखेगी और उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन देगी कि टैक्सेस कैसे लगाया जाए, इनको स्टेट गवर्नमेंट से कितना फंड मिलना चाहिए, उसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन दी जाएगी। नेक्स्ट क्या, लीगल फ्रेमवर्क। तो जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है वो लॉज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि हमारी जो पंचायत राज बॉडीज हैं वो अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेगी, कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, कौन कौन से नहीं, उसकी रिगार्डिंग रूल्स कौन बनाती है, हमारी जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल अकाउंट की ऑडिटिंग है उसके रिगार्डिंग भी लॉज बनाए जाते हैं। अब इस लॉज को बनाने का जो मेन पर्पज है वो यही होता है कि जो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर उसको इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय ग्राम समाज स्वराज अभियान, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में RGSB कहते हैं। तो ये जो एक स्कीम थी, ठीक है, ये यहाँ पर 2016 और 17 के बजट में जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। और इस स्कीम का जो मेन पर्पस था वो यही था कि हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो कैपेसिटीज हैं, है ना, उनकी जो एबिलिटी है उनको इंक्रीज किया जा सके, उनकी कैपेसिटी को और मजबूत किया जा सके ताकि और बेहतर तरीके से वो काम जो है वो कर सके। तो मेन ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का क्या था कि हमारी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनकी कैपेसिटी को, एबिलिटी को इंक्रीज करना है और मजबूत बनाना है, ठीक है। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि जो पंचायती राज सिस्टम है उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सके, उनकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज किया जा सके। जितनी भी हमारी ग्राम सभा है वो उनकी कैपेसिटी और इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने की बात की गई थी। इसके अलावा डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग की बात की गई थी, यानी कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग की जाएगी तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन हो, इसको इंश्योर करना भी एक ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का।
इसके अलावा नॉलेज क्रिएशन, यानी कि हमारे जो रूरल एरियाज है ना, उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डाटा कलेक्ट करना, उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स कलेक्ट करना, ठीक है, और उसके हेल्प से पॉलिसीज बनाना, स्ट्रैटेजीज बनाना, और ताकि एक अच्छा पंचायती राज सिस्टम जो है वो बिल्ड किया जा सके, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सके। इसके अलावा डिवोल्यूशन ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे भी फोकस किया गया था, इसको भी प्रमोट किया गया था। अब डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब है जब भी हम हायर लेवल से, ठीक है, जब भी हम हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं, तो ये हमारा कहलाता है डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम लोग हायर लेवल से जो पावर है वो हमारी जो लोकल लेवल पे जो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, उनको पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो इसको भी प्रमोट किया जाना था। नेक्स्ट है जो हमारी ग्राम सभा है, उनको भी स्ट्रेंथ करने पे फोकस किया गया था ताकि वो इफेक्टिवली जो है वो काम कर सके। नेक्स्ट इसमें हमारे जो एसडीएस प्रिंसिपल्स हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट किया गया था, यानी कि ये जो स्कीम है इसके अंदर जो हमारे एसडीएस प्रिंसिपल है, यानी कि जो सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जैसे कि किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, ठीक है, रीचिंग द फादर्स फर्स्ट, यूनिवर्सल कवरेज, जेंडर इक्वालिटी करना, ये सारे जो प्रिंसिपल्स है ना, उनको इस स्कीम के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, और इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही हमारे जो रूरल एरियाज है उनकी डेवलपमेंट जो है वो करने की बात कही गई थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे देखो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। अब ये जो इंस्टीट्यूशन थी ना, इसको मेनली बनाया गया था रूरल एरियाज की डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये एक अपेक्स बॉडी है, ठीक है, टॉप लेवल की बॉडी है जो कि रूरल एरियाज की डेवलपमेंट के लिए काम करती है। तो एक इसको मेनली बनाया गया था रूरल डेवलपमेंट और जो लोकल गवर्नेंस है उनको बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करती है, तो रूरल डेवलपमेंट के आगे जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनको आइडेंटिफाई करती है और उसको रिमूव करने का काम करती है। साथ के साथ जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उसके लिए एक थिंक टैंक के तरीके से भी काम करती है, यानी कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उनके लिए सोचने का काम करती है, यानी कि रूरल डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है, कौन कौन सी बेहतर पॉलिसीज जा सकती है, स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती है, इसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन जो है वो प्रोवाइड करती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ओवरऑल ये जो इंस्टीट्यूशन है इसको बनाया गया था रूरल डेवलपमेंट के लिए। ये करती क्या है, रूरल एरियाज की डेवलपमेंट में जितनी भी रुकावटें होती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, उनको आइडेंटिफाई करती है, उनको रिमूव करती है, और साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उसके लिए एक थिंक टैंक के तरीके से भी काम करती है, और ये सोचती है कि एक रूरल डेवलपमेंट को कैसे यहाँ पर इंक्रीज किया जा सकता है, और इसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है हमारे डिपार्टमेंट को। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर देखो फंक्शंस क्या क्या है इसके। तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, हमारे रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार्स जो है वो अपॉइंट करती है, ऑर्गेनाइज करती है, ताकि उनको नॉलेज प्रोवाइड की जा सके, उनकी जो स्किल्स हैं उनको इन्हांस किया जा सके, ताकि वो और बेहतर तरीके से रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए काम कर सके। उसके बाद रिसर्च एंड नॉलेज जनरेशन। तो रूरल एरियाज की डेवलपमेंट से रिलेटेड रिसर्च करने का काम भी ये करती है कि रूरल एरियाज की डेवलपमेंट किस तरीके से कैसे कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट है, कौन सा प्लान बेस्ट है, और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज है उनको प्रोवाइड करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को। नेक्स्ट क्या है, इवोल्यूशन एंड लेसन्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उनकी फंक्शनिंग कैसे, वो कैसे परफॉर्म करें, उनको प्रॉपर्ली इवेल्युएट किया जाता है। साथ के साथ जो हमारे प्लान्स थे, जो हमारी स्ट्रैटेजीज थी, जो पॉलिसीज हैं, वो कैसे ऑपरेट कर रही हैं, वो सही तरीके से काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, उनको भी इवेल्युएट करना था, ठीक है। तो ये साथ के साथ जितने भी पंचायती राज सिस्टम है उनके ऊपर निगरानी भी रखती है, और जो पॉलिसीज वगैरह है उनके ऊपर भी निगरानी रखती है कि पॉलिसी सही तरीके से इंप्लीमेंट की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है, ताकि जो रूरल डेवलपमेंट के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, जो चैलेंजेस है, उनको सॉल्व किया जा सके, उसको रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं इंफॉर्मेशन डिससेमिनेशन के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि जो रूरल एरियाज है, ठीक है, जो रूरल एरियाज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, या फिर जो प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स के जरिए जो है वो लोगों तक पहुंचाने का काम भी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करती है। तो पहले कंटेंट को डेवलप करेगी ये, उसके बाद इसको लोगों तक periodicals रिपोर्ट्स के जरिए, ई मॉड्यूल्स के जरिए, या फिर अदर पब्लिकेशंस के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम भी करती है। तो यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी, ये यहाँ पर ओवर होता है। तो अगर मैं यहाँ पर कंक्लूड करूँ तो हमने डिटेल में समझा कि रूरल सोसाइटी कैसी होती है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और जो बैंकर्स हैं उनके लिए उनको स्टडी करना क्यों जरूरी होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो,
और अगर आपको क्लियर है तो फटाफट से एक बारी चैट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में रूरल बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स ही प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में रूरल बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।